हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं 2023 में मार्च के महीने में जो एग्ज़ाम हुआ CGL 2 का, उसके क्वेश्चन का रिव्यू करने वाला हूं। और जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी देख सकते हैं, और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है वो एक्सपीरियंस के लिए देख लेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन तो SSC का है, तो आपको एक बार देखना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू, तो आई होप यू वुड लाइक दिस। और बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो जो आप पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका कॉमन एरर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन एरर। एज यूजुअल नॉर्मली कॉमन एरर ही पहला क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन है, वी शुड सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लम आवरसेल्व्स रादर देन डिपेंडिंग ऑन द थर्ड पार्टी। चलो, तो ये तो सेंटेंस हो गया और इसका एक मीनिंग है। अब मीनिंग मैं जल्दी डिस्कस नहीं करता, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रामर से हम बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमको मिलते हैं हर बार की तरह। ऑप्शन में आंसर ए है, 2 है, 3 एंड 4 है, ठीक है। तो एरर आपका जो है थर्ड पार्ट में है। वो क्या है? वो ये है कि शुड क्या है, एक मॉडल है, और मॉडल के बाद हम V1 का यूज़ करते हैं, ना कि V2 या 3 का। तो सॉर्टेड के बजाय सॉर्ट आउट होता है। सॉर्ट आउट करना मतलब किसी चीज़ का समाधान निकालना। तो वी शुड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, कि हमें प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, इसका हल निकाल लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल था, जो मैं ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन में, बस उसी लेवल का है। कुछ भी बहुत लंबा चौड़ा रूल रेगुलेशन नहीं है। आसान आसान आया था, बहुत ही आसान था। आई होप कि आपने बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका रीअरेंजमेंट है, जिसको हम पैराजंबल भी कहते हैं। यूसे पैराजंबल सेंटेंसेस। अब पैराजंबल सेंटेंसेस में कोई खास नियम होता नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन का रूल है। और मेरे पास नियम है जिस पे मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप उन नियमों को फिर से देखना चाहते हैं तो रीअरेंजमेंट के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि 5000 वर्ड्स का मैंने वीडियो बनाया था, हर एक दिन का एक वीडियो, जिसमें 50 वर्ड्स थे ऑलमोस्ट। 100 डेज़ में मैंने वीडियोस कंप्लीट किया, जिसमें 5000 वर्ड्स हैं, प्लस होंगे उससे विद ट्रिक्स, निमोनिक ट्रिक्स, पिक्चर वर्ड। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में, वोकैबुलरी के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और नोट्स बना लें, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। अभी आप जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उससे से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। तो पैराजंबल में क्या होता है कि एक सेंटेंस आपको दे दिया, एक्चुअली 4 सेंटेंस दिए आपको, A, B, C एंड D। और ये जम्बल्ड है, मतलब कि पहली नुमा है। इसको आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर टू मेक इट मीनिंगफुल, ताकि ये ज़्यादा मीनिंगफुल हो सके, है ना। तो ये करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 कि हम इनको हिंदी करके पढ़ें, समझें और दिमाग लगाएं कि भाई एक लाइन के बाद दूसरी लाइन क्या होगी, तीसरी लाइन क्या होगी, जो कि मुझे लगता है कि वेरी वेरी टफ टास्क है। तो उससे अच्छा है कि हम कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। और शॉर्टकट मैं जो यूज़ करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि आप भी यूज़ करें, वो ये है कि प्रोनाउंस जो प्रोनाउंस होते हैं वो जनरली फर्स्ट सेंटेंस नहीं होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और गौर करने वाली है। जैसे पहले क्या था, क्वेश्चन आता था 1 PQRS एंड देन 6। इस मोड में एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो ABCD आप देख रहे हो, ये कौन सा मोड है? ये बैंकिंग का मोड है। बैंकिंग के मोड में हम जो रूल अप्लाई करते हैं वो ये होता है कि प्रोनाउन से कोई सेंटेंस पहला नहीं होता, कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाला पहला नहीं होता, एडवर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस पहला नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्मली प्रोनाउन, कंजंक्शन, एडवर्ब से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मान लो कोई सेंटेंस एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो वो पहला सेंटेंस नहीं होगा। या कोई सेंटेंस फाइनली से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या सेकेंडली करके, या जो भी हो, एडिशनली, अकॉर्डिंग टू,
तो अगर इन चीज़ों से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो जनरल सेंटेंस नहीं होते, पहले सेंटेंस नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि हमें पहला सेंटेंस ढूंढना पड़ता है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, द मेन थिंग दैट वी डू हियर इज़ कि आप पहले एक बार पूरा पढ़ लें, जो भी है ए में, जो भी है बी में, सी में, ठीक है, पढ़ लें और मेरी पॉइंट को याद रखें कि कंजंक्शन, प्रीपोजिशन या एडवर्ब ये सब पहले सेंटेंस नहीं होते। तो जैसे यहाँ प्रोनाउन भी है, प्रीपोजिशन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, ये तो पहला सेंटेंस नहीं होगा क्योंकि सी है, तो सी पहले तो नाउन लेगा ना, उसके बाद सी आता है। तो हु इज़ नाउन पहले ये पता होना चाहिए, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो ये दोनों होंगे नहीं। अब या तो सी से स्टार्ट हो गया या डी से। तो अब ऑप्शन देखिए, डी 3 बार ले चुका है ना, 3 बार यहाँ पे, और एक बार सी भी लिया है। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि एडवांटेज ऑफ डाउट मिलना चाहिए। आई मीन कि अगर 3 बार डी लिया है तो डी से ही स्टार्ट होना बेहतर है। और मैंने जो भी क्वेश्चन देखे हैं इस तरह के 2023 वाला मार्च में, वो लगभग जिसमें 3 ऑप्शन सेम किया है, ए 3 बार लिया है, बी 3 बार लिया है, तो स्टार्टिंग भी उसी से किया है, ठीक है। जो एक अलग हो गया उससे स्टार्टिंग नहीं गया है। तो अगर एडवांटेज ऑफ डाउट लें तो मान सकते हैं कि डी से स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी आप कंफर्म करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको क्या होगा, जनरल स्टेटमेंट ढूंढना होगा, ठीक है। तो डी 3 बार आया लेकिन सी 1 बार, तो क्या सी से स्टार्ट कर सकते हैं। सी में लिखा पॉली लेंड्स द सेंट्रल कन्वर्जेशन ऑफ विजुअल ग्रेविटास नॉर्मली रिजर्व फॉर एपिक्स। पॉली कौन है और वो क्या करती है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है ना, तो पॉली के बारे में पहले जान लेते हैं। तो वो जानने के लिए आपको आना होगा डी में, इसलिए डी से ही स्टार्ट होगा, ये तो तय हो गया, ठीक है। तो विमेन टॉकिंग एक मूवी का नाम है, अडेप्टेड बाय द राइटर डायरेक्टर सारा पॉली, जिसने मेरियम टॉस से, जो कि एक नॉवेल है 2018 में, उससे ये मूवी बनाई गई थी, विमेन टॉकिंग, ठीक है। तो ये आपका जनरल स्टेटमेंट हो गया। अब क्या इसके बाद हम शी वगैरह ले सकते हैं? मैं कहूँगा अभी तो नहीं, क्योंकि फिर बीच में पॉली का नाम आ रहा है ना। तो पॉली पॉली 2 बार आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि पहले नाउन को ले लिया जाए, यानी कि डी के बाद सी। तो डी सी का जो कॉम्बिनेशन है वो 4 में बन रहा है, डी सी। उसके बाद ए भी ले लेते हैं, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन डी सी का बन रहा है वो केवल आपका एक ही जगह आ रहा है, वो भी 4 में। तो इसको मैं कहता हूँ पेयर बनाना। जब आप रीअरेंजमेंट करें तो पेयर जरूर बनाएं, और पेयर बनाने के लिए इसी तरह से जोड़ा जाता है। तो मैंने डीसी का एक पेयर बनाया, और इत्तेफाक से ही सही, लेकिन ये पेयर मेरे पास केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर इज 4। अब आगे कुछ देखने, सुनने, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? आई होप आप तरीका समझ रहे होंगे, तरीके पे काम कीजिए। अगर मैं इस तरह से बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सामने वाले को देखो कि वो कैसे काम करता है। तो आंसर इज 4। चलें अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अगेन आपको मिल गया है पैराजम्बल। फिर से देखिए जंबल दे दिया है, पैराजम्बल की मेजॉरिटी थी, आगे आप बहुत सारे देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है। और इतना पढ़ के समझ के और फिर अरेंज करना, ये वाकई में मतलब लोहे के चने चबाने जैसा है। तो उतना मैं टाइम बर्बाद नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ। जो मेरा अपना तरीका है, जो मैं क्लासेज में पढ़ाता भी हूँ, वो ये होता है, अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड रिपीट होते हैं, लेकिन मैं नाउन की बात कर रहा हूँ। अगर कोई नाउन रिपीट हो रहा है या कोई एडजेक्टिव रिपीट हो रहा है, तो एक बार वो आएगा पहले अकेले, और जब दूसरी बार आएगा तो किसी न किसी वर्ड के साथ आएगा, या पहली बार ऐसे ही आएगा इंट्रोडक्शन में, और दूसरी बार थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा, किसी एडजेक्टिव वगैरह के साथ होगा। तो इसी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। तो सी में मैंने पढ़ा, अब देखिए यार सी जो है 3 जगह लिया है। अभी मैं कह रहा था ना कि 3 बार ले रहा है एक ही ऑप्शन, तो ठीक है, इसी को मान लेते हैं। चलो, तो सी को मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ, ठीक है। ये
राइटर जो है वो, या जिसके बारे में भी बात हो रहा है, वो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन क्या है, कौन है, उसके बारे में बता रहा है। अब इसी को और इलेबरेट कर दिया है डे को, कहाँ पे, यहाँ पे, इवेंटफुल डे, ठीक है, ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे, कह रहा है उस इवेंटफुल दिन के दोपहर में। तो सी में दिन की, किसी दिन की बात कर रहा है, अपने जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट दिन की बात कर रहा है, यानी डे आया, और फिर ये डे रिपीट हो गया ए में, ओके। और इस बार जो हमारा डे आ रहा है वो किस एडजेक्टिव के साथ आ रहा है, फुल लगा हुआ तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ से अगेन मैंने एक पेयर बना दिया सी ए का, और सी ए का पेयर खुशकिस्मती से 3 में है, 3 में है तो आंसर भी 3 हो गया। अब सोचो, इतना पढ़ के अरेंज करने का काम कौन करता है, कोई नहीं करता है। अगर मेरे मेथड से चलोगे, जैसे मैं देखता हूँ जिस नज़र से और बना पाता हूँ, अगर आप भी कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपके सवाल भी आराम से बन जाएंगे, बट इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। और मैं बताता हूँ, मैंने प्रैक्टिस किया था बैंकिंग के क्वेश्चन से, एसएससी के क्वेश्चन से नहीं। अब वैसे भी आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी में मिलेगा नहीं, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं था, है ना। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से करनी है, बैंकिंग से करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4। चूँकि क्वेश्चन लंबे लंबे हैं, वक्त कम रहता है, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो जितना आज मैं कर पाऊँगा आउट ऑफ 45 उतना ही करा सकूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो आगे का भी क्वेश्चन करा दिया जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, चलिए ठीक है, इसको भी कर लिया जाए। तो यहाँ लिखा है मिस्ट्रेस अपॉइंटेड, यानी V2, ठीक है। और अगर एक्टिव में V2 है तो पैसिव में क्या लगता है, वाजवर लगता है, ठीक है। ये मैट्रिक पढ़ाता हूँ, तो जिस वक्त ऑप्शन में वाजवर है वो आंसर हो जाएगा। तो वाजवर किस में है, पहला में है, नहीं तो आंसर नहीं है। दूसरे में है, नहीं है। चौथे में है, नहीं है। तो तीसरा में है, तो तीसरा आंसर हो गया। तीसरा में वाज लगा हुआ है, बन गया। ये मैं एलिमिनेट करके बनाता हूँ। अगर ये मेथड भी आपको सीखना है तो मेरे नरेशन के वीडियो चेक कर लो, बिल्कुल डिटेल में बताया है मैंने, पुराने वीडियोज़ हैं, लेकिन यही चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में वहाँ पे समझा दिया, ठीक है। और शॉर्टकट में आप यहाँ देख लीजिए कि अगर आपके एक्टिव वॉइस में V2 का यूज़ हुआ है तो पैसिव जब भी बनेगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाजवर, और फिर V3 तो लगेगा ही। तो आपका यह V3 है अपॉइंटेड, लेकिन उसके पहले वाजवर होना चाहिए, जो कि एक ऑप्शन में, तो काम खत्म, सिंपल, ओके। नेक्स्ट है अगेन जंबल दे दिया, 4 जंबल सेंटेंसेस। चलो ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन फेस्ड विद अनसर्टेनिटी, अब इतना पढ़ के दिमाग खराब करने से अच्छा है कि हम पेयर बना लें। पेयर कैसे बनेगा, देखिए बी में लिख रहा है अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार। तो हिम क्या है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, हिम प्रोनाउन है, OCP है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, ये किसी पर्सन के लिए आता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम तो कोई पर्सन का नाम आना चाहिए। अब पूरे पैराग्राफ में पर्सन का नाम एक ही आ रहा है, ये सी में, रॉबर्ट बी सियालिडीनी कोई होंगे, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो नाम तो आया, तो इन्होंने कुछ स्टडी किया होगा, सर्वे किया होगा, और इनके ही अकॉर्डिंग कुछ बात हो रही है। तो अगर मैं इस बात को मान के चलूँ तो मेरा पेयर बनता है CB। और CB का जो पेयर है वो आप देखिए 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, और 4 में भी नहीं है। तो लकीली हमारा ऑप्शन A में है, तो आंसर इज A, ठीक है, सिंपल। अकॉर्डिंग टू हिम किसके अनुसार, तो किसी ने कुछ कहा होगा उसके अनुसार, तो वो व्यक्ति कौन है, रॉबर्ट बी सियाल्डिनी, जो एक्सप्लेन करते हैं। और भी तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन जो सबसे आसान मुझे लग रहा है, हाईलाइटेड है, वो यही है कि C and B का पेयर बना दो और ऑप्शन में C भी ढूंढ लिया, बस हो गया काम। ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर में था एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडियम, ओके। तो ईडियम दिया गया है और ईडियम का मीनिंग आपसे पूछ रहा है। तो ईडियम क्या है, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। तो इसका मतलब होता है टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स। मान लीजिए आप सर्कल में कहीं घूम रहे हो, तो आप गति के साथ घूमते रहो लेकिन एक ही जगह काम कर रहे हो,
कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो क्या हो रहा है कि आप एक्टिव हो लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा, एक ही जगह घन चक्कर बने हुए हो। इसी को बोलते हैं रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस। चलो बढ़िया। आर बीइंग, तो ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इज एम आर प्लस बीइंग लगा के V3 है, तो ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। इसका क्या करना है, एक्टिव करना है। तो अगर आपने वॉइस अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बीइंग कब लगता है, जब वाक्य कंटिन्यूअस में होता है, यानी कि उसमें इज एम आर वाजवर का यूज होना चाहिए। समझ गए? तो बीइंग क्वेश्चन में है तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, इज एम आर या वाजवर। अब आप देखिए, पहला में इज एम आर वाजवर नहीं है, तीसरा में इज एम आर वाजवर नहीं है, चौथा में इज एम आर वाजवर नहीं है, किसमें है, 2 में है। कैसे पकड़ा हमने, बीइंग से। जिस वाक्य में बीइंग होगा एक पैसिव वॉइस में, उसके एक्टिव में इज होना चाहिए या एम, अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर होना चाहिए, और अगर पास्ट होगा तो वाजवर होना चाहिए। सिंपल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। सो मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंशन, तो क्या होगा, सिंपल है, पे अटेंशन। फ्रेज है, बोलचाल में यूज होता है। मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट पे अटेंशन इन बॉटनी क्लास। वैसे आजकल इंग्लिश क्लास में भी लोग अटेंशन पे नहीं करते। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अगर नहीं करते हो तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, वो भी एकदम तेज धार वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंज द गिवन पार्ट्स इन द। चलो फिर वही ABCD आ गया आपका, फिर से अरेंज किया जाए। लिखा है ए देन, देखिए अभी बता ही रहा था कि कोई कंजंक्शन हो, एडवर्ब हो से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, प्रीपोजिशन से भी स्टार्ट नहीं होता, वो भी ठीक है। द 2 men कैरिड हिम, यहाँ प्रोनाउन है तो प्रोनाउन आएगा बाद में, पहले नाउन आएगा। तो मतलब ये जितनी बातें हैं ना कि नर्स एंड डॉक्टर आए और ये कार हॉस्पिटल ले गया, ठीक है, बेड पे रख दिया, तो ये सारी चीज़ें कब होंगे, जब पहले एक्सीडेंट होगा, आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट। तो पहला लाइन क्या होगा, बी, जो जनरल लाइन है, और जनरल लाइन बी आपका 3 में है, BCD है। पहले क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, कार उसको लेके जाएगी, फिर क्या होगा, फिर उसको कैरी करके लोग बेड पे डाल देंगे, और फिर लास्ट में कौन आता है, डॉक्टर आता है। तो BCD है। ठीक है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता नहीं है, लेकिन जनरल सेंटेंस तो यही बन रहा, क्योंकि पहले कार क्यों आएगी, पहले नर्स क्यों आएंगे, पहले बेड पे क्यों रख देंगे। जो काम होगा वो तो पहले एक्सीडेंट होगा उसके बाद ही होगा। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन वॉइस का आ गया। मार्वल कॉमिक्स क्रिएटेड सुपरमैन। ठीक है, देखिए फिर V2 आ गया, तो V2 आ जाएगा तो आगे क्या करना है अपने को, वाजवर लेना है। अभी बताया था ना एक क्वेश्चन में, तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन दे दिया, कितना आसान पूछा था। तो V2 वाला चाहिए वाजवर, तो पहला में वाज है, सुपरमैन वाज क्रिएटेड बाय मार्वल। चलो ठीक है, सुपरमैन वाज क्रिएटेड बाय मार्वल, सुपरमैन वाज क्रिएटेड, इसमें तो बाय दिया नहीं है, इज़ क्रिएटेड नहीं होगा, वाजवर चाहिए। 4 में भी इज़ है, नहीं चाहिए, तो वाजवर 2 जगह था, एक में आपका बाय मार्वल छोड़ दिया, इसलिए हमने उसको हटा दिया। तो आंसर इज 1, सुपरमैन वाज क्रिएटेड बाय मार्वल कॉमिक्स। सिंपल। चलो फिर है 11 नंबर, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए खाली स्थान के बाद क्या है, देन है। तो मैं एक रूल पढ़ाता हूँ क्लास में भी कि अगर 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो तो सेम डिग्री में होना चाहिए, इस टाइप का, स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ देन है तो फिर क्या होगा, दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होगा, इसलिए 3 होगा। ये दोनों पॉजिटिव है, जबकि वहाँ देन है तो पॉजिटिव नहीं लगेगा, यहाँ देन है तो सुपरलेटिव भी नहीं लगेगा। और स्मार्टी एंड स्ट्रॉन्ग अगेन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो बचा कौन, 3, तो स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर होगा। टिया वांटेड अ डॉग दैट वाज स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन लैरीज डॉग। ओके, चलो आसान था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल से बन जाता है। एंटोनिम पूछा है क्लैंडस्टिन का, तो क्लैंडस्टिन का मतलब क्या होता है, गुप्त या छिपा हुआ, तो ये तो सिनोनिम है। और कैजुअल आप जानते हो, मामूली। एमोरस वो थोड़ा क्या है इसका मीनिंग, एम फॉर लव, रूट वर्ड है ना, एम फॉर लव और फील, तो इससे रिलेटेड कोई वर्ड बन जाता है जो थोड़ा सा सेक्सुअली वर्ड आ जाता है। नेक्स्ट ओवर्ट है, ओवर्ट मतलब ओपन, क्लैंडस्टिन मतलब गुप्त है, तो ओवर्ट मतलब ओपन। आंसर इज 2।
सिंपल। चलो अब है मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडियम। ईडियम का मीनिंग पूछा है, बड़ा पुराना ईडियम है, कैच 22। इसका मतलब होता है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दैट इज़ कैच 22 सिचुएशन। ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज़ इम्पॉसिबल। बहुत पुराना है, पहले कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेंस नो स्पेलिंग एरर। कह रहा है कि उस सेंटेंस को सेलेक्ट करो जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किसमें स्पेलिंग एरर है। तो ग्रेंजर का स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, ठीक है, और दूसरे में भी ग्रेंजर का स्पेलिंग रॉन्ग है और मॉन्यूमेंट का भी रॉन्ग है, एम के बाद ME होता है ना। और तीसरे में ग्रेंजर का स्पेलिंग सही है और मॉन्यूमेंट भी सही है। चौथे में ग्रेंजर का स्पेलिंग रॉन्ग है और मॉन्यूमेंट का सही है, तो इसमें एक रॉन्ग एक सही, तो आंसर इज 3। इसमें ग्रेंजर का भी स्पेलिंग ठीक है और मॉन्यूमेंट का भी स्पेलिंग ठीक है। बाकी में क्या था, ग्रेंजर का स्पेलिंग 2 में रॉन्ग था और एक में मॉन्यूमेंट का भी रॉन्ग किया, और थर्ड में ग्रेंजर भी रॉन्ग है, अगेन मॉन्यूमेंट करेक्ट है। कौन सा चुनना था जिसमें सारे स्पेलिंग क्या है, करेक्ट थे। ठीक है, नो स्पेलिंग एरर, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं था। तो इस बार का क्वेश्चन जो लगा, ये कुछ की पॉइंट है जो मैं अलग से वीडियो बना कर डिस्कस करूँगा। अभी डिस्कस करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। चलिए सिनोनिम किया जाए। डॉक्टर हैज़, अब डॉक्टर क्या करेगा भाई, मेडिसिन एडवाइस तो नहीं करेगा, जो ब्रैकेट में वर्ड दिया ना इसका सिनोनिम चाहिए। तो डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, सबको पता है। अब आप देखो CGL2 का क्या लेवल है, C। ठीक है, लेकिन ये तो अभी नमूना है, आगे तो और भी हैवी चीज़ें हैं। तो प्रिस्क्राइब हो जाएगा। डॉक्टर मेडिसिन प्रिवेंट नहीं करता। प्रोस्क्राइब मतलब होता है किसी की निंदा या आलोचना, कठोर बात करना। प्रेजेंट आपको पता। तो डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। 16 नंबर, अगेन जंबल दिया है, बढ़िया है। अब तो मुझे भी जंबल बनाने में मज़ा आने लगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से बन जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड। चलो ए, तो ए से मान के चलते हैं, फिर बी नहीं होता। 3 बार ए लिया है तो मान के चलो कि यही होगा। तो पहला लाइन आपका जनरल सेंटेंस हो गया कि टेम्परेचर जो है बढ़ गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो अब सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, एक ये भी रीज़न होता है ना। तो इसका रीज़न कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल सकता है कि सी में, ए के बाद सी, कि भाई जो इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, जो एमिशन हो रहा है पर्यावरण में, बाहर आ रहे हैं, वो मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का। तो हम अगर हम जोड़ा बना लेते हैं AC, तो AC हमारे पास 2 जगह आ जाते हैं, है ना। चलिए ठीक है, 2 जगह आ जाते हैं, बढ़िया। अब हम क्या करें, हम एक और जोड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स विल इंक्रीज द सी लेवल। ठीक है, और यहाँ लिखा है द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज मेल्टिंग द पोलर आइस कैप। चलिए ठीक है, ये बात भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स और यहाँ लिखा है इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। तो जब ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, आइस कैप पिघलेगा, और जब पिघलेगा तो क्या होगा, सी लेवल को इंक्रीज कर देगा, है ना। तो यहाँ पे फैक्ट है, यहाँ पे काउज, यहाँ पे काउज, यहाँ पे फैक्ट है। तो एक हम पेयर बना सकते हैं DB का। अब देख लीजिए कि DB का पेयर किस में है। अगर आप केवल इसी पेयर को फोकस करेंगे तो आंसर आपका 3 आ जाएगा, ACDB। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप इसी पेयर को बना लेते हैं, जैसे अभी मैंने बना दिया, एंड में बनाया, लेकिन अगर शुरू में बना लेते तो DB का पेयर हमारा एक जगह था, तो एकदम शॉर्टकट में आ जाता आंसर। लेकिन चलो कोई नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। तो यहाँ पे 2 पेयर बन गए, एक AC और एक DB, जो कि हमारा 3 में है, तो काम खत्म हो गया। चलिए इसी तरीके से ये बनते हैं सर, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए। एंटोनिम पूछा है प्लेसिड का। तो प्लेसिड मतलब क्या होता है, शांत, सबको पता है प्लेसिड। तो शांत का एंटोनिम क्या होगा, एंग्री हो जाएगा। ठीक है, गुस्सा। सार्डोनिक मतलब भी वही होता है जो प्रोस्क्राइब का बताया था, आलोचना, कटु आलोचना, कड़वी बातें। और इनएप्रोप्रिएट जो सही नहीं है, और इनफॉर्मल तो आप जानते हो। तो एंग्री इज द आंसर, प्लेसिड का एंग्री। ठीक है, चलो फिर है आपका अगेन पैराजंबल, और बहुत ही छोटा पैराजंबल दिया है।
रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया, कंडीशन ऑफ। तो रोड एक्सीडेंट कॉमन इन इंडिया है, लेकिन किसकी वजह से है? रोड्स की वजह से ना। तो पहले कारण ढूंढो, कारण है बी में, यानी बी से स्टार्ट होता है। तो बी से 3 जगह स्टार्ट किया है, नहीं 2 जगह, ठीक है, बी से 2 जगह स्टार्ट किया है। क्या ए भी हो सकता है? रोड एक्सीडेंट्स हैव, ये तो हमने पहले चाहते, इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड्स, नहीं। तो यहाँ जो जनरल सेंटेंस है वो कोई भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि भारत में सड़कों की क्या दशा है, उसकी बात हो रही है, यानी बी से स्टार्ट होगा। तो सी एंड ए तो हमारा होने से रहा, ठीक है। तो सी, ए नहीं होगा तो बी होगा, बी के बाद डी या सी। तो रोड कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया इज पैथेटिक। और क्या भाई इसमें गड़बड़ है? पैथेटिक कैसे है? तो पैथेटिक है आपको बताना पड़ेगा। तो ये बताएंगे ना कि वो सड़कें जो है बहुत ही नैरो है और कंजेस्टेड है, यानी कि बी के बाद हमारा पेयर बन जा रहा है डी, बी डी। तो बी डी का पेयर किस में है? 2 में है। हो गया काम। बी में क्या बोला कि रोड्स पैथेटिक हैं, बहुत ही ख़राब है, दयनीय स्थिति है। तो किस तरह से दयनीय है भाई, क्या हो गया? तो वो बताओगे। कहाँ जाएगा? डी में, कि नैरो है, बहुत संकीर्ण है, पतली सड़कें हैं और कंजेस्टेड होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैफिक लगा रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बोला कि पैथेटिक है। क्लियर हो गया? तो डी बी, बी डी का पेयर हमारा सेकंड में था, तो आंसर इज डन, 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 डन। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो लीजिए, गारंटी का स्पेलिंग ये तो बच्चा भी बता देगा, क्योंकि बहुत जगह लिखा रहता है GUARANT, गारंटी, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, तो इनडायरेक्ट स्पीच आप पढ़ के तो डर गए होंगे, ये और कैसे बनेगा? सो हेल्प मी हेवन, देन मैन क्राइड। तो बनाना नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे नरेशन का वीडियो चेक कर लो, ठीक है, पुराना है 5 साल, लेकिन काम की चीज़ है। तो हम क्या करते हैं? हम एलिमिनेट करते हैं। हम क्या देखेंगे? RV हमारा क्या है? V2 है। और आप पहला ऑप्शन देखिए, क्राइज लिया है। जब यहाँ क्राइड है तो यहाँ क्राइज कैसे हो गया? ये हम चेंज नहीं कर सकते। टेंस स्टेटमेंट का चेंज होता है, RV का थोड़ी होता है। वो हो गया। अब यहाँ देखिए, द मैन रिक्वेस्टेड हेवन, हेवन मतलब गॉड। तो मैन गॉड को रिक्वेस्ट करेगा हेल्प हिम सी दैट ही लाई अगेन, ठीक है। वो सेल कहाँ गया सर? सेल वेल भी तो था, है ना, सेल था ना यहाँ पे, तो ये सेल कहाँ गायब कर दिए? तो सेल की तो ज़रूरत ही थी, यहाँ पे है ही नहीं, ख़त्म हो गया। और इसको देखिए, गॉड को ऑर्डर करेगा क्या कि मेरी मदद करो ना, तो मीनिंग ही ख़राब हो गया। तो बचा कौन? 2। द मैन कॉल्ड अपॉन हेवन, हेवन यानी गॉड को याद किया या बुलाया मदद के लिए, और कहा कि उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, और वो दोबारा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो कितनी आसानी से छट गया। B2 की वजह से पहला छट गया, जिसमें क्राइस कर दिया, और हमने 3 छाड़ दिया। इसमें सेल का शुड वुड कुछ तो होना चाहिए था, तो है ही नहीं। और 4 हमने छाड़ दिया, गॉड को ऑर्डर नहीं करते, है ना, गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ तो रिक्वेस्ट लिया था, लेकिन छाड़ दिया ना, 3 में लिया था, मगर वुड शुड कुछ दिया ही नहीं। सेल का शुड वुड होगा ना, कुछ तो होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ सिनोनिम्स। जो पेयर ऑफ सिनोनिम बनते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए, ये भी बहुत ही आसान काम है, नॉट वेरी टफ। तो फिर इसमें जितने ऑप्शंस अंडरलाइन वर्ड्स हैं, इनमें 2 जोड़ा बनाना है आपको। फेयरली फॉल्ड है, ओमेंस, अबेंडेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में आप फेयरली और अबेंडेंस को देखिए, तो फेयरली मतलब अच्छा, अबेंडेंस मतलब क्या होता है? प्रचुर। तो ये जोड़ा तो नहीं बना। फॉल मतलब मिस्टेक होता, ओमेन मतलब कोई चीज़ अशुभ है, वो भी जोड़ा नहीं बनता। डे और बॉर्डर दोनों अलग अलग चीज़ हैं, तो जोड़ा किसका बनता है? थ्रेशोल्ड एंड डाउन, जिसका एक ही मतलब निकलता है, पतन, पतन, ठीक है। थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज होता है, चौखट, यानी आप पतन के चौखट पे आ चुके हैं, दहलीज पे आ चुके हैं। और डाउन मतलब भी पतन होता है, डाउन या डूम बोलते हैं, DOOM, डूम। तो इनके भी मीनिंग एक ही होते हैं, पतन। तो आंसर इज 4। नेक्स्ट है डैन नीडेड हेल्प टू गेट द टाइट कोट ऑफ हिम। कॉमन एरर दिया है, तो डैन नीडेड हेल्प, सब्जेक्ट है V2 है, ठीक है। तो गेट 2 + B1 है, ठीक है। अब यहाँ पे गेट के साथ क्या लगेगा? कुछ ना कुछ तो लगेगा, प्रीपोजिशन तो लगता ही है। तो ये ऑफ यहाँ पे चेंज होगा। आप इसको डबल F ले सकते हैं। गेट द टाइट कोट ऑफ हिम, यानी उससे अलग करने की बात हो रही है। ऑफ पढ़े होंगे आप लोग, जैसे टेक ऑफ होता है, पुट ऑफ होता है,
जिसका मतलब होता है कोई चीज़ जब सतह छोड़ दे तो हम ओ डबल एफ का यूज करते हैं अलगाव के लिए। तो गेट ऑफ हिम हो जाएगा, उससे अलग करने के लिए, कि वो कोट को अलग करना चाह रहा था जब वो टाइट था, तो किसी की मदद चाह रहा था कि कोई पीछे से कोट खोल दे उसका। तो आंसर इज 4, टाइट कोट ऑफ हिम। प्रीपोजिशन चेंज कीजिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट 23 में है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक है मैनेजमेंट वांट्स टू रिस्ट्रिक्शन एट वर्क प्लेस। तो मैनेजमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन को अपने कार्यस्थल में क्या करता है। देखिए रिस्ट्रिक्शन को या तो लगाया जाता है या हटाया जाता है या उसको फॉलो किया जाता है, तीन ही चीज़ होता है। फॉलो तो है नहीं, तो या तो लगेगा या हटेगा। तो इनकरेज तो होगा नहीं लगाने और हटाने के लिए। इम्पोज मतलब थोपना और ब्रेक मतलब हटाना, तोड़ना। तो देखिए जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होता है, ठीक है। अगर आप कहीं काम करते हैं तो वहाँ कुछ पाबंदियाँ होती हैं, वो लगाई जाती है, थोप दी जाती है, हटाया नहीं जाता, ठीक है। बहुत रेयर केस में कोई गलत रिस्ट्रिक्शन है जिससे नुकसान हो रहा है किसी का, पब्लिक का, तो वो हटा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में रिस्ट्रिक्शन दिन ब दिन लगते रहते हैं, हटते नहीं हैं। तो आंसर इज इम्पोज, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दिया। जैसे हमारे ऊपर टैक्सेस क्या करते हैं, इम्पोज कर देते हैं। कभी सुना है टैक्स घटता है? नहीं, टैक्स बढ़ता ही है, घटने की चीज़ नहीं है सब। चलिए नेक्स्ट है ऋतिक इज स्लो देन। कितना आसान है, स्लो या स्लोवर। ऑफकोर्स यहाँ देन लगा है तो स्लोवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऋतिक इज स्लोवर देन हीर। कितना आसान क्वेश्चन था, लग रहा है एकदम जैसे कि मतलब हलवा टाइप लॉलीपॉप जैसा, नहीं। कहीं कुछ फंसने वाली बात, एक आपको अरेंजमेंट लग रहा होगा हार्ड, मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं था। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो इडियम्स है या फिलर है, सर तो आसानी आए थे। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंड दैट इज स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसको भी एलिमिनेट करके हम बना लेते हैं। तो क्या, हीरा इंक्वायर्ड हाउ आई वॉज डूइंग बीइंग ऑल अलोन इन माई हाउस। बढ़िया, पढ़ लिया। चलो ठीक है, हम ज़्यादा क्या देखते हैं कि यहाँ पे हाउ लगा है यानी कि WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन में क्या करते हैं, इफ़ वगैरह का यूज़ नहीं करते। अगर कहीं इफ़ वगैरह गलती से लगा होगा तो एलिमिनेट कर देंगे। तो पहला में इफ़ नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में, चौथे में कहीं नहीं है। बढ़िया, तो ये तो बच गया, आगे भागे। तो हाउ वाले सेंटेंस में और क्या देखना पड़ेगा हमें कि जब हाउ लग जाता है तो आगे क्या करते हैं सर, सब्जेक्ट वर्ब नहीं लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, है ना। तो ये देखिए 4 नंबर, हाउ के बाद यू आर। जब क्वेश्चन मार्क है तो यू आर नहीं होगा, हाउ आर यू होगा। तो 4 हमारा क्या हो गया, कट गया। हाउ आर यू होगा, है ना, हाउ आर यू डूइंग। 3 में तो हाउ आर यू डूइंग लिया है, तो हो सकता है आंसर हो, बाद में देखेंगे इसको। ऊपर आ जाते हैं, यहाँ वाज है क्वेश्चन में यानी टेंस पास्ट जा रहा है, तो क्या ये पास्ट होगा, ये भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए हाउ हीरा सेड टू मी आर यू डूइंग वेल, इसमें हाउ मिसिंग है। चलिए ये तो ख़त्म हो गया। क्वेश्चन में हाउ था तो ऑप्शन में भी हाउ होना चाहिए, रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, WH वर्ड वाला, कि अगर क्वेश्चन में हाउ वाई वैन है तो ऑप्शन में भी चाहिए होता है। तो वो आपको 1 में देखने को नहीं मिल रहा, तो वो ख़त्म हो गया। तो 2 चढ़ गए, अब 3 बच गए। अब यहाँ प्रोनाउन चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा है यू और यहाँ लिखा है माई, तो ये तो गड़बड़ है, यू का तो योर होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो पहला क्यों छाड़ दिया, हाउ नहीं था। दूसरा क्यों छाड़ दिया, यू का माई कर दिया, योर होना चाहिए। चौथा क्यों छाड़ दिए, हाउ के बाद आर यू होना चाहिए था, यू आर नहीं। तो जो बच गया फिर वो आंसर, हाउ आर यू डूइंग बीइंग ऑल अलोन इन योर हाउस। क्लियर, सिंपल। जी हाँ, तो ऐसे ही बनाते हैं। इसको सॉल्व करने का नहीं है, इसको एलिमिनेट करने का है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे वीडियोस देख लो, देख लो, नहीं देखोगे तो कल को पछताओगे। नेक्स्ट, द विंड ब्लू। ऑफकोर्स ब्लू, देखिए इस बार होमोनिम वगैरह करके पूछ रहा है। पहले भी आता था कॉमन एरर में, जैसे इनश्योर, अस्योर, एनश्योर या इलिसिट, एलिसिट, इफेक्ट, अफेक्ट। इस बार क्या किया, टाइटल दे दिया है कि हाँ भाई ये होमोनिम है, सेम साउंडिंग है, मिलता जुलता, अब उसमें से भर लो। तो विंड है तो विंड के लिए ब्लू भर्ब लेंगे, तो ब्लू तो जाएगा नहीं, वो तो नाउन है। अब या तो ब्लू या ब्लू, कोई कहेगा सर ब्लो भी तो हो सकता है, चलो ठीक है। तो विंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ब्लो कैसे होगा, ब्लोज होना चाहिए था, B5, तो ये तो कट गया, तो बचा फिर 2।
द विंड ब्लू सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड, कि हवा इतनी शक्ति से ताकत से बहा कि वो दरवाजे को बंद कर दिया। ठीक है, वन वर्ड में आते हैं। वन वर्ड बड़ा अच्छा दिया है कि जो लोग फोटोग्राफर होते हैं और वो सेलिब्रिटी की तस्वीरें लेते हैं उनको क्या कहते हैं, और तस्वीरें बेचने के लिए लेते हैं। ठीक है, उनको पेपराजी कहते हैं या पेपराजो। वो रिपोर्टर एडिटर नहीं होते, रिपोर्टर फोटोग्राफी नहीं करता, एडिटर भी नहीं करता, इंटरव्यूअर भी नहीं करता, फोटोग्राफर करता, तो वो पेपराजी होता है। ठीक है, और पेपराजी, और ये लोग जो होते हैं बहुत ही एग्रेसिवली फ़ोटो लेने के लिए एकदम उत्सुक रहते हैं, किसी भी तरह से फ़ोटो लेना है और उसको क्लियर करके बेचना है, पैसा कमाने का इनका ये ज़रिया होता है। दैट इज़ पेपराजी। तो इसको याद कर लीजिएगा कि फ़ोटोग्राफी के लिए पेपराजी नहीं हो रहे। ठीक है, चलिए, समवन हु इज़ रिजर्व्ड एंड शाई, बहुत ही आसान था। जो आदमी शांत रहता है, अकेला रहता है, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं, जिसके कोई दोस्त नहीं होते, रिजर्व रहने वाला, साइलेंट है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? इसी का अपोजिट है, जो बहुत ही मिलनसार है, घुल मिल के काम करता है। सॉफ्टवेयर एक तरह का ड्राइवर होता है, और टॉकेटिव वही एक्सट्रोवर्ट का ही सिनोनिम है, बातों नहीं। तो जो रिजर्व रहता है, साइलेंट रहता है, वो इंट्रोवर्ट कहलाता है। नेक्स्ट एक और आपको दे दिया है नरेशन का क्वेश्चन, तो लेट्स डू इट। चलिए, ये फिर आपको WH दिया है, देखिए रिपीट कर दिया है, बढ़िया है, मुझे तो मज़ा आता है सब बनाने में। तो हाउ वाले क्वेश्चन में इफ़ नहीं लगता। अभी मैंने तो इधर पहले बोला था कि अगर क्वेश्चन में हाउ है तो वो इफ़ नहीं लेगा या वेदर नहीं लेगा, क्योंकि ये WH पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, तो इफ़ की वजह से हमारा पहला ख़त्म। उसके बाद एक देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट का यूज़ नहीं होता, कभी नहीं होता, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब बच गए दो। ठीक है, तो एक में क्या हुआ, आस्क द गर्ल हाउ वाज सी। अब ये देखिए, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है जिसमें हाउ वाज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, हाउ शी वाज, यानी कि 4। ओके, क्लियर। चलो, अब आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन मैं कराऊंगा, लेकिन आज नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो अगले पार्ट में इसका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, चूँकि हम लोग ऑलरेडी 29 कर चुके हैं, तो लगभग 16 क्वेश्चन और है जो कॉम्प्रीहेंशन का है। तो इफ़ यू इंजिस्ट देन आई विल डू इट, और मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। क्लोज टेस्ट को किया जा सकता है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए क्लोज टेस्ट कर लेते हैं, पैसेज को अभी छोड़ देंगे। तो क्लोज टेस्ट में क्या लिखा है भाई, बात हो रही है आपके प्लास्टिक की, है ना, प्लास्टिक बैग्स की बात हो रही है। तो प्लास्टिक बैग्स के बारे में कि द इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन द इन्वायरमेंट आर रियली क्वाइट डिविस्टेटिंग। क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका क्वाइट डिविस्टेटिंग। ठीक है, क्वाइट क्यों जा रहा है सर, सेल्डम क्यों नहीं, रैंडमली क्यों नहीं, वैगली क्यों नहीं? देखो, यहाँ तो पॉजिटिव बात है ना, तो फिर रैंडमली मतलब कभी कभी अचानक, सेल्डम कभी कभार, ना के बराबर, वैगली नहीं। डिविस्टेटिंग है तो पूरी तरह से डिविस्टेटिंग है, इस तरह का सेंस होगा कि बहुत ही डेविस्टेटिंग मतलब खतरनाक है। रियली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये सॉरी, ये भी एडवर्ब हो जाएगा, और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्वाइट एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो रियली एडवर्ब, जिसके बाद आपको मिल रहा है एक एडजेक्टिव नहीं, दोबारा एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद फिर मिल रहा है आपको एडजेक्टिव। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एडवर्ब तो सब लिया गया है, लेकिन क्वाइट क्यों, क्योंकि मीनिंगफुल दे रहा है, कंप्लीटली, पूरी तरह से खतरनाक है। ठीक है, चलिए, तो प्लास्टिक का जो पर्यावरण पे इम्पैक्ट है वो कैसा है, क्वाइट डिविस्टेटिंग है, बिल्कुल खतरनाक है। आगे क्या कह रहा है, और नंबर 2 को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद देम इज़ दैट वंस दे हैव बिन डैश दे एंड अप इन द ट्रैश विच देन एंड्स अप इन द लैंडफिल और इज बर्न्ड। ठीक है, आंसर इज स्वाइल्ड। कह रहा है कि जो बिगेस्ट प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि एक बार ये जो स्वाइल्ड हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि ये फिर ख़त्म नहीं होता। ठीक है, या तो ये फिर कचरा बन जाता है, लैंडफिल हो जाता है, या फिर इसको जला दिया जाए तभी ख़त्म हो सकता है, ऐसे ख़त्म नहीं होगा। डिसइंफेक्टेड प्लास्टिक डिसइंफेक्ट नहीं होता। मॉल्ट का मतलब होता है
चट्टान या टीला भी होता है, माउंट्स भी बोलते हैं। और मोल्ड मतलब किसी चीज़ में ढालना, बर्तन वर्तन बनाने के लिए। रिसाइकिल, तो ये तो नहीं कह रहा है कि एक बार ये रिसाइकिल हो जाए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम रिसाइकिल या मोल्ड होने से तो नहीं हो सकता, है ना। सॉइल यानी मिट्टी में मिलने से, और कहते हैं ना प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज सॉइल्ड। जब ये मिट्टी में मिल जाए तो ये एंड अप इन ट्रेस, ट्रेस में एंड अप होता है, यानी कचरा हो जाता है फिर। उसके बाद नंबर 3 आपको भरना है, तो नंबर 3 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ब्रेक के साथ प्रीपोजिशन आया है, तो ब्रेक थ्रू होता है, जिसका मतलब होता है मौका मिलना, तो यहाँ होगा नहीं। ब्रेक इवन पता नहीं, कुछ मीनिंग होगा, ऐसे होता नहीं है कुछ। और ब्रेक आउट क्या होता है, वो युद्ध बीमारी वगैरह छिड़ जाना, तो ये तो होने से रहा, यहाँ युद्ध की बात नहीं हो रही है। तो ब्रेक डाउन लीजिए, ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाना। क्या कह रहा है, द इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम दैट इट टेक्स फॉर द एवरेज प्लास्टिक बैग टू ब्रेक डाउन कैन बी लिटरली 100 ईयर्स। कह रहा है कि अगर कम से कम भी देखा जाए तो 100 साल जो है प्लास्टिक को ब्रेक डाउन होने में लग जाएगा, नष्ट होने में, वो भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आंसर इज ब्रेक डाउन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट, ओके, फिर इसी में नंबर 4 के लिए, नंबर 4 ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे। तो क्या लिखा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड प्लास्टिक बैग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सफोकेशन एंड डेथ्स ऑफ वुडलैंड एनिमल्स एज वेल एज इनहिबिटिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो जो प्लास्टिक बैग्स है ये किस चीज़ का कारण बनता है, तो पहला तो बोला है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सफोकेशन, यानी दम घुटना। और जो वुडलैंड्स हैं इनकी बात हो रही है कि ये लोग खा लेते हैं प्लास्टिक को, है ना, वुडलैंड एनिमल्स, और उनसे उनका दम घुट जाता है, इनसे इनकी मौत हो जाती है। एंड सॉइल न्यूट्रिशन में भी कमी आती है, क्योंकि वो जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो इनहिबिट मतलब प्रिवेंट करना, रोकना। तो ये किसको रोक देता है, ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स को रोक देता है, होने नहीं देता, इसको ख़त्म कर देता है। एक्यूमुलेट जमा करना, डिमांड तो जानते हैं, कन्वर्ट आप जानते हैं। तो आंसर इज एक्यूमुलेट, इनहिबिट करना। नेक्स्ट 33 हो गया, एक क्वेश्चन और होना चाहिए और शायद नहीं है। बाकी पैसेज है, ये फैक्ट बेस्ड पैसेज है, तो इसको पढ़ के आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, मुझे नहीं लगा इसमें कहीं। अब जैसे यहाँ लिखा है कि मोस्ट ऑफ द केव पेंटिंग फाउंड इन मांगर फॉरेस्ट एरिया इन हरियाणा आर इन विच कलर, तो कलर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो ये पूरी तरह से फैक्ट बेस्ड है, जिसको पढ़कर आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है भाई मैंगर आर्ट इज़ 20,000 to 40,000 ईयर्स ओल्ड है। अब मान लो यहाँ पूछ दिया कि भाई कितने ईयर्स ओल्ड होंगे, तो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है ना, तो किया जा सकता है। तो फैक्ट बेस्ड जो पैराग्राफ होते हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सेशन में इतना काफ़ी है। अगर आपको और इसको भी चाहिए, पैराग्राफ को भी कंप्लीट करना, तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसको भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।